नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी के मेरठ सतना पूर्व विधायक संगीत सोम ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया और कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी माफियाओं को बढ़ावा देती है। बीजेपी माफियाओं का सफाया कर रही है, इसीलिए जनता बीजेपी के समर्थन में। पूर्व विधायक संगीत सोम का कहना है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर और विकास के नाम पर चुनाव जीत रही है। अखिलेश यादव को सलाह देते हुए संगीत सोम ने कहा, अखिलेश यादव माफियाओं के नेता न बने, जनता के नेता बनने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने लॉ एंड ऑर्डर विकास पर चुनाव जीत रही है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज आप देख रहे हैं। हर आदमी इन पार्टियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने उत्तर प्रदेश में अगर किसी को पनपाया तो वो केवल माफिया थे, और उन माफियाओं का सफाया अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को सब लोग वोट दे रहे हैं। थोड़ी देर रात बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के चलते सड़कों पर काफी जलभराव भी हो गया है। इतना ही नहीं, बार बार मौसम बदलने से चारधाम यात्रा भी काफी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते हरिद्वार पहुंचे यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यात्रियों को समय पर मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत धार्मिक यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंची हुई हैं। इस मौके पर कंगना ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया और साथ ही दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा आरती में भी भाग लिया। इसके बाद कंगना केदारनाथ के दर्शन करने भी जाएगी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गुफा में की थी उस गुफा के भी दर्शन करेगी। कंगना ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि में यहां आकर उनको अलग ही अनुभूति हुई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कंगना रनौत ने कहा है कि जो 2019 में जनता ने फैसला दिया वही फैसला जनता 2024 में भी लेगी। साथ ही सलमान खान को मिली धमकी के मामले पर कंगना रनौत ने कहा, हमारी सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब मुझे धमकी मिली थी तो मुझे भी सरकार द्वारा सुरक्षा दी गई थी और आज देश सुरक्षित हाथों में है। हम कलाकार हैं और बाकी आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं वो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो कि सब सलमान जी को सिक्योरिटी मिली हुई है, तो डेफिनेटली सेंटर से उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। तो जिनकी रक्षा खुद स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री अमित शाह जी और वो पूरी सेंटर से जो मिली हुई है सिक्योरिटी, तो हम भी इस बात को लेके काफी आश्वासन में हैं कि उनका भी अच्छे से जिस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। मुझे भी जब धमकी मिली तो मुझे भी सिक्योरिटी मिली थी। तो जब मेरा देश अच्छे हाथों में है तो हम क्यों चिंता करें, हमारे चिंता करने लायक कोई बात नहीं है। कांवड़ यात्रा को शुरू होने में सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू करती है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम, ऊर्जा निगम, सिंचाई विभाग और स्वास्थ्य विभाग से कांवड़ यात्रा में होने वाली व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट मांगी। इसके लिए कांवड़ पटरी पर हर 500 मीटर पर पेयजल की व्यवस्था रहेगी, जिसके लिए हैंडपंप, पोस्टर आदि लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सफाई को ध्यान में उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अनुमान जताते हुए कहा है कि इस साल हो रही चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे और 60 से 70 लाख श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के लिए चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा का होना बहुत बड़ा अवसर है, इसीलिए सभी की कोशिश होती है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव सकारात्मक रहे। वहीं उन्होंने राज्य में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की अपील की है कि अधिक से अधिक उत्तराखंड के लोकल उत्पादों की खरीदारी करें, जिससे राज्य सम्मिलित हो और यहां के लोगों की आय बढ़ सके।
मेरा तो संदेश यही है कि ये हमारा सौभाग्य है हर उत्तराखंडी का कि हर वर्ष हम 4 धाम की यात्रा करते हैं। पिछले साल 46 लाख आए थे, कांवड़ यात्रा में 3 करोड़ 88 लाख आए थे। ये सौभाग्य है हर एक उत्तराखंडी का। ये एक ऐसा अवसर है कि जितने भी तीर्थ के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था के लिए आते हैं, हम उनका पूर्ण रूप से, दिल से, आत्मा से स्वागत करें। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये हम सब के लिए एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। वी शुड गो आउट ऑफ द वे एंड लुक आफ्टर देम। मैं कहूंगा कि जितनी भी तैयारियां की हैं इससे पहले हमें, जहां पिछले साल जो सबक सीखे थे, अभी समय आ गया है कि हर एक को इंप्लीमेंट किया जाए और एक बड़े ही अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करें। डीएम मयूर दीक्षित ने केदारनाथ मंदिर के द्वार पर क्यूआर कोड लगाने पर जांच का आदेश दिए है और साथ ही जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही है। इसको लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीकेटीसी ने कोई क्यूआर कोड नहीं लगाया है। पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये क्यूआर कोड दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ही लगाए गए। अफसरों के संज्ञान में आने पर कोड उतार दिए। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे, वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं और यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन साधु संतों के अलावा गरीब लोगों को हो रही है जो पैसों की कमी के चलते पैदल ही यात्रा करते हैं। ऐसे में श्रीनगर कोतवाली में तैनात एसएसआई संतोष पैतवाल इन लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। वो ड्यूटी के दौरान हर दिन साधु संतों और गरीब तबके के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि बिना परेशानी के उनकी यात्रा सुगम बन सके। साथ ही इन लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था भी संतोष कर रहे हैं। बता दें कि संतोष पैतवाल इससे पहले पौड़ी जनपद के थलीसेंद थाने में तैनात थे और करनौल काल में भी, कोरोना काल में भी कई लोगों को मदद कर चुके हैं। कोरोना काल के बिना किसी डरे संतोष पैतवाल कई गरीब परिवारों पर पैदल जाकर मदद की है। साधु संतों को उनके गंतव्यों का पहुंचाने के लिए हर पुलिसकर्मी को मदद कर रही है और अब 60 से अधिक संतों को बद्रीनाथ से केदारनाथ भेजने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा है कि पुलिस पहले भी 200 से अधिक साधु संतों को उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम कर चुकी है। इसे पुण्य का काम है भोलेनाथ। हाँ, इससे बड़ा काम और क्या है। 4 धाम के लिए कहाँ से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अनिल अंबानी जैसे आ रहे हैं, सब मदद ही तो करते हैं सबकी एक दूसरे की। आप कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। इस समय 4 धाम यात्रा अपने चरम पे है और 4 धाम यात्रा से पूर्व हमारी एसएसपी मैम ने हमारे साथ एक बैठक के माध्यम से हमें अवगत कराया था और निर्देश भी किया था कि हम लोगों को 4 धाम यात्रा के दौरान ऐसे सभी श्रद्धालुओं और यात्रीगणों को सुरक्षित और सुगमता के साथ यात्रा करवानी है। इसी के अनुसार हम लोग आजकल जो विशेषकर हमारे शिव भक्त साधु संत हैं उनको उनके कंसर्ट पर उनसे राय लेके और उनके आग्रह पे हम लोग उनको 4 धाम भेजने का काम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है। बाबा जी लोगों को मैं सर के माध्यम से लेके जा रहा हूँ। ये जा रहे हैं 4 धाम यात्रा पे, पैदल यात्रा करते हैं लोग। थोड़ा मदद हो जाएगी इनकी अगर हम इनको गाड़ी में ले जाएं। सर के माध्यम से मैं इनको लेके जा, ये लोग तो भेज रहे हैं सर, पर अगर मैं इनको लेके जाऊँ तो इस बात का पुण्य मुझे भी मिलेगा। यूपी से आया हूँ, गोरखपुर से, योगी बाबा आदित्यनाथ के वहाँ से अपना आश्रम में आया हूँ इधर। बढ़िया बात है, आप लोग हम लोगों का व्यवस्था कर रहे हो तो बैठा ले, ये भी दान पुण्य धर्म नगरी का काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण रविवार को प्रसारित हुआ। पीएम के मन की बात को उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष
ऋतुभूषण खंडूरी सहित प्रदेश की करीब 10 लाख लोगों ने सुना। स्कूली छात्रों व आम जनता में भी पीएम की मन की बात सुनने को लेकर उत्साह नजर आया। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पीएम के मन की बात को सुना। खुशी है कि कोटद्वार के 68 नंबर के बूथ पर मैंने ये सभी जनमानस के साथ ये कार्यक्रम देखा। 3 अक्टूबर 2014 को जो मन की बात शुरू हुआ था, आज उसके 100वां एपिसोड है। इन 100 एपिसोड्स में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत इंस्पिरेशन मिला है। जो हीरे देश के जगह जगह से आदरणीय प्रधानमंत्री चुन के लाए हैं, उनकी स्टोरी से, उनकी कहानी से पूरा देश इंस्पायर हुआ है, हम सभी इंस्पायर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें प्रसारण को पचवादून में जगह जगह देखा गया। इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत शंकरपुर में स्थित JVIT इंस्टीट्यूट में आयोजित प्रसारण कार्यक्रम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण को देखने और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते संस्था के छात्र छात्राओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। सारे देश के अंदर और देश के बाहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वां एपिसोड था और बड़ी संख्या में सब जगह लोग एकत्र होकर के सब सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, विद्यार्थी, युवा, महिला बड़े गौर से उनको सुनते हैं। आज भी सबने सुना। और प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात करते हैं तो वो स्वच्छता से लेकर के छोटे छोटे जो हमारे लोग, महिलाएं हैं, वो है, दूसरे लोग हैं, संगीतज्ञ है, कलाकार है, अलग अलग क्षेत्रों में वो ढूंढ ढूंढ करके उनको लाते हैं, उनका वर्णन अपने मन की बात में करते हैं। इसके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है मैंने भगवान से ही प्रार्थना की, आज भगवान हमारे मोदी जी को आज उन्होंने शतक लगाया है मन की बात का। इतनी शक्ति दो कि वे मन की बात का दोहरा शतक लगाए। मन की बात कार्यक्रम के बाद सांसद अजय भट्ट ने बाबा नीम करौली फिलिंग स्टेशन का विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम शुभारंभ के मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि मोदी सरकार के राज में युवा शक्ति अपने पैरों पर खड़ी होती नजर आ रही है, जिसका नजारा आज जसपुर में हमारे प्रीतम सिंह ने बाबा नीम करौली फीलिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। जशपुर नगर क्षेत्र वासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया जिनसे बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही मातृ शक्तियों के लिए भी तमाम योजना चलाई जा रही है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के तहत तमाम योजना धरातल पर है। अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। हमारे जो युवक हैं उन लोगों ने ये पेट्रोल पंप खोला है, जिसमें 2 पेट्रोल पंप खोले हैं। क्योंकि मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरी विजिट भी होगी, मैंने देख भी लिया और मैंने उनको उत्साहित भी किया। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए हर व्यक्ति को। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, इस समय हमारा आत्मनिर्भरता की ओर चल रहे हैं। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है इन लोगों ने और अपने हाथ से पेट्रोल पंप लगाए हैं। जो उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से उत्तराखंड को एक अनूठी सौगात दी है, जिसके चलते पौड़ी में 30 करोड़ की लागत से राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम और प्लैनेटोरियम यानी कि तारामंडल बनाया जाएगा। और अनिल बलूनी की पहल पर प्रदेश के पौड़ी जनपद में पहला संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लैनेटोरियम का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई। यहां माउंटेन म्यूजियम और प्लैनेटोरियम के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि जारी कर दी गई है। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च अनिल बलूनी अपनी सांसद निधि और अन्य संस्थाओं की मदद से जुटाएंगे। साथ ही यह राज्य का पहला और अखिल भारतीय स्तर पर भी अनूठा केंद्र होगा, जहां खगोल और भूगोल, इतिहास और संस्कृति से एक ही स्थान पर परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। डीएम ने बताया कि प्रस्तावित
प्रोजेक्ट के लिए पहली धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया होने के बाद योजना को धरातल पर उतार लिया जाएगा। माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सर की तरफ से अभी हमें सांसद निधि के माध्यम से 4.61 करोड़ के आसपास का एक फंड सैंक्शन किया गया। ये माउंटेन म्यूजियम के लिए है और माउंटेन म्यूजियम के साथ एक प्लानिटेरियम भी बनाया जाने प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट में माननीय सांसद महोदय के जो निर्देश हैं इसे ग्रैंड स्केल पे जो लिया जाना है और नेशनल लेवल पर इसे एक बेटर सेंटर के तौर पे एस्टैब्लिश करना है या पौड़ी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किए जाने की तरफ ये कदम होगा। उत्तराखंड कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी और सीएम धामी को लिखी गई चिट्ठी को लेकर हमला किया। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी जय भारत सत्याग्रह के तहत 8 अप्रैल को आज की चिट्ठी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उन्होंने पहली चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी थी जिसमें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की बात कही गई। महानगर अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस ने कुल 36 पत्र लिखे थे। इनमें से 26 पत्र पीएम मोदी को लिखे जो राष्ट्र महत्व के प्रधानमंत्री स्तर के विषयों से संबंधित थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 26 पत्रों में से पीएमओ की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। गोगी ने कहा है कि सीएम धामी को लिखे पत्र को लेकर भी हमें निराशा ही हाथ लगी। जैसे कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे 8 अप्रैल को आज का चिट्ठी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज इस कार्यक्रम का समापन है। इसी क्रम में हम लोगों ने 37 पत्र आज की चिट्ठी कार्यक्रम के तहत जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए गए थे। इसमें 26 पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किए गए हैं और 11 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए गए हैं। और बहुत दुख से कहना पड़ रहा है किसी पत्र का भी अभी तक हमारे पास जवाब नहीं आया है और उनके सारे पत्रों का जवाब शून्य है। इसी क्रम को लेके जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कल माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम पत्र देंगे और सारे जो पत्र हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करे हैं उसके पीडीएफ फाइल बना के कवरिंग लेटर करके हम इनको देंगे जिससे कि ये लोग आगे हमारी बात पहुंचाने का काम करें और जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश और प्रदेश के जो उनके कान तक पहुंच पाए जिसमें कार्रवाई की जा सके। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग कार्यक्रम पर उनका जन्मदिन मनाया। उनके 62वें जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थक पूजा अर्चना और तमाम कार्यक्रम कर उनका जन्मदिन मनाया। वहीं हल्द्वानी में भी उनके जन्मदिन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। हल्द्वानी में बीजेपी नेताओं की ओर से हवन यज्ञ कर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की कुशलता और लंबी आयु की प्रार्थना की गई। देखिए, हमारे राजेंद्र नगर राजपुरा क्षेत्र में माननीय अजय भट्ट राज्य रक्षा मंत्री हैं। उनका हर वर्ष यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है। कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से, कभी कहीं पर मिठाई वितरण की जाती है, कभी हवन पूजन किया जाता है। हर प्रकार से यहाँ उनका हर वर्ष यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है जी। और आज माननीय अजय भट्ट जी 62 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, 63वें वर्ष में अब लगे हैं। हम सभी लोग मिलकर उनके दीर्घ आयु की कामना करते हैं और निरंतर अजय भट्ट जी जिस प्रकार से देश और प्रदेश में अपना विकास कार्य कर रहे हैं इसी प्रकार उनका प्रगति के मार्ग पर चलते रहें, यह ईश्वर से कामना करते हैं। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज जो है देखिए सारे क्षेत्र के लोगों ने देखिए माननीय अजय भट्ट जी हमारे शान उत्तराखंड है और आपको जान के हर्ष होगा कि आज पूरे उत्तराखंड में जगह जगह जिससे जो बन पड़ रहा वो उस हिसाब से उनके जन्मदिन को पूरे खुशी से मना रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का व्यक्ति जानता है कि अजय भट्ट जी हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए, हमारे देश के लिए जरूरी है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये हवन का एक कार्यक्रम किया था।
अल्मोड़ा में वन रैंक वन पेंशन में जीसीओ और जवानों की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि चौगान पार्टी गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। वहीं इस धरने में बड़ी संख्या में जिले भर के पूर्व सैनिक मौजूद रहे। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन एसएसपी 7वें वेतन आयोग में उनके साथ अन्याय हुआ है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि सिपाही से लेकर हवलदार रैंक की पेंशन बहुत कम बढ़ाई गई और नायब सूबेदार से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक के पदों की पेंशन को कम कर दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने सरकार की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां हमारे पास हैं। ये विस्तार पूर्वक हम इस समय आपको बता नहीं सकते क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है। कितनी सूत्री मांग है? समान पेंशन योजना लागू की जाए। दूसरा है एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे। तीसरी मांग है हमारी रिजर्व पेंशनर को ओआरओपी नहीं देना एक गंभीर शोषण है उनके लिए। और चौथी मांग है हमारी ग्रुप के एक्स ग्रुप के सैनिकों को पेंशन की विसंगतियां जो चल रही है उसको ठीक किया जाए। पौड़ी के रिखणीखाल और नैनीडांडा ब्लॉक में बाघ की लगातार बढ़ती सक्रियता को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक बार फिर से प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों को 2 मई तक अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी ने जारी अपने आदेश में कहा है कि बाघ द्वारा 2 ग्रामीणों को निवाला बनाने के बाद तहसील रिखणीखाल के ग्राम डल्लापट्टी, पैनो, मेलधार, तेल्यू, गाड़ियों, जूही, कांडा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त आंगनबाड़ी केंद्र 2 मई तक बंद कर दिए गए। दूसरी ओर कालागढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर नीरज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाघ प्रभावित इलाकों से एक बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के बाद रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया, जबकि प्रभावित क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त और तेज कर दी गई है। तो ये हमारी 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें से एक डल्ला ग्राम में हुई थी, जिसमें कि एक दुखद घटना में व्यक्ति को जो है टाइगर के द्वारा मार दिया गया था। तो उसके बाद से नियमित रूप से वन विभाग की टीमों के द्वारा वहां पर सघन पेट्रोलिंग की गई है और सारे रिसोर्स लेके, यानी ड्रोन भी लेकर, कैमरा ट्रैपिंग करके, और गनर्स अपने साथ थे। तो नियमित रूप से पेट्रोलिंग किया गया और 2 टाइगर उसमें जो है आए थे कैमरा ट्रैप में। तो वहां पर 2 वेटरनरियंस की टीमें लगाई गई थी इनको रेस्क्यू करने के लिए। और अभी 2 दिन पूर्व जो है उसमें से एक टाइगर को जो है रेस्क्यू किया गया है और उसको सुरक्षित जो है भेजा गया है। और अभी हमारी टीमें निरंतर रूप से वहां लगी हुई हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।